नो हाफ ईयरली सर पर है और मैथ्स ने कर रखा है दिमाग का दही कि भाई क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े, और कोई मसीहा आके पेपर लीक कर जाए, है ना। यही तो इसी के लिए तो हम बैठे हैं बेटा। तो आज वही मसीहा आपके लिए आ गए हैं। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हेलो मेरे क्यूटीज, हेलो मेरे बिडू लोगों, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ हमारी प्यारी सी फैमिली पे, जो कि धीरे धीरे बड़ी हो रही है। छोटी सी फैमिली है, बड़ी हो रही है। बट आज के सेशन की अगर मैं बात करूं, देखो ये सेशन उन्हीं बच्चों के लिए जिन्होंने हाफ ईयरली की तैयारी अब तक कर ली है पूरी, क्योंकि करने के बाद जो रिवीजन का समय है, ऐसा नहीं है पूरे सब में पूरे अपने 6 महीने कुछ पढ़ा नहीं, उसके बाद बस ये टॉप 5 क्वेश्चंस देखने आ गए, इस बेसिस पे मुंह उठा के चल जाएंगे, नहीं। हाँ, ये मेरी गारंटी है, ये 5 जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए मैथ्स के लेकर आई हूँ, हाफ ईयरली में से ये पांचों के पांचों या पांचों में से कोई ना कोई 3 से 4 तो टपकेंगे, मेरी गारंटी। और एक बोनस क्वेश्चन छठवा होमवर्क में देकर जाऊंगी, बिना होमवर्क के तो कैसन बात बनत है। तो एक काम करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, मोस्ट गारंटीड 5 मैथ्स के क्वेश्चंस जो आप 10वीं क्लास के बच्चों के इस बार एग्जाम में आएंगे, उनका आगाज करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, आजा बेटा, सबसे पहला है ट्रिग्नोमेट्री। तो बेटा आप ट्रिग्नोमेट्री कोर्स में और उसका एक क्वेश्चन ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ये थोड़ा अलग कंसेप्ट पर है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू आपको √3 इन्होंने दे दी है, और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको 10 प्लस कॉट की निकालनी है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको 10 प्लस कॉट में लाने के लिए कहीं ना कहीं से कोई आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, और आइडेंटिटीज में स्क्वायर होते हैं। तो स्क्वायर के लिए पहले आप क्या करेंगे, अगर आप देखेंगे तो साइन प्लस कॉट कॉस इज इक्वल्स टू √3, इसका स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर देंगे। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करने से स्क्वायर सीन में आ जाएगा, और स्क्वायर के सीन में आने से आइडेंटिटीज लगाने के हम थोड़े क्लोज हो जाएंगे। मोटिव समझो, मोटिव समझो। फिर इसको अपन a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या खोलेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा, √3 का स्क्वायर 3 इधर दहेज में चलेगा। अब सबको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है मेरे बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मैडम जी 1 होता है, तो इसकी जगह तो 1 चिपका दिया जाएगा, ये एज इट इज दहेज में चलेगा। 1 उधर जाके 3 से माइनस हुआ तो 2 बचा, 2 से 2 कटा, 2 से 2 कटा, तो आपको क्या मिला, 2 से 2 कट के 1 मिला। अब सुनो, अब यहाँ पे थोड़ी सी चीज पलटेगी। अब 1 मिलने के बाद यहाँ तक तो फिर भी है ना बच्चे कर लेते, अब यहाँ पर टॉपर्स माइंडसेट आता है। 1 को किस तरीके से लिखे, किस तरीके से लिखे, फिर 10 और कॉट आ जाए। अब सुनो, 1 को मैं वापस से खोल के इधर जो ये 1 है, इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकती, अरे लिख सकती हूँ, तो मैं लिख दूंगी इसको, और साइन अपॉन कॉस को डिवाइड में भेज दूंगी, इसको इधर 1 बचेगा। अब डिवाइड में भेजने के बाद इसको भाई कद्दू कटेगा, सब में बटेगा वाली चीज से बांट देंगे। अब ये साइन से ये साइन कटेगा, इस कॉस से कॉस कटेगा, और आपके पास क्या बचेगा, साइन अपॉन कॉस, कॉस अपॉन साइन, जैसे टेन थीटा कॉट थीटा, और 1 दहेज में चल रहा था, और यही एग्जैक्ट चीज मुझे चाहिए थी जो मिल गई। ये पहला क्वेश्चन था। अब अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन आपका कौन से चैप्टर का है, अगर आप देखेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन आ गया है, वर्ड प्रॉब्लम। और वर्ड प्रॉब्लम अगर आपकी ना आए, ऐसा हो नहीं सकता, तो भाई वर्ड प्रॉब्लम का सबसे पहला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने पिछले साल के जो बोर्ड एग्जाम्स में उसके लिए भी बोला था आएगा, और ये आया भी था। अगर आप इसे देखेंगे, इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वॉज स्लोड ड्यू टू बैड वेदर। एक एयरक्राफ्ट था और वो बैड, देखो बेटा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है सोल्यूशन से, क्वेश्चन समझ में आ गया, और वर्ड प्रॉब्लम में तो क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ड प्रॉब्लम से कभी भी इक्वेशन के पीछे मत भागो, वर्ड प्रॉब्लम से पहले वर्ड इक्वेशन बनाओ। भाई चिंटू की जगह चिंटू यूज करो, एक्स मत यूज करो, एक्स बाद में लगाओ। ये सबसे बेस्ट हैक है जो मैंने बता रखा है सारे बच्चों को। आपके लिए अलग से वर्ड प्रॉब्लम का एक हैक के ऊपर मैं वीडियो ले आऊंगी। अब इस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, ज्यादा समय व्यतीत नहीं करते हैं। भाई बोला 600 किलोमीटर तो एक एयरक्राफ्ट को कवर करना था, तो बेसिकली यहाँ पे डिस्टेंस हमें 600 का हो गया है, ठीक है। बैड वेदर के चक्कर में हुआ क्या, किसकी स्पीड उसे कम करनी पड़ेगी। अब थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। अब देखो ये स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का क्वेश्चन है, जब स्पीड और डिस्टेंस आ रहा तो टाइम तो आना ही है, और जब कभी भी स्पीड कम होती है तो टाइम तो ज्यादा ही होगा। तो उसके असर क्या हुआ, टाइम ऑफ द फ्लाइट को 30 मिनट ज्यादा लग गए। कॉमन सेंस विच इज नॉट कॉमन इन इंडिया है जी। भाई कॉमन सेंस तो लगेगा ही, जब स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो केस यहाँ पे 2 बने। पहले केस में डिस्टेंस 600 था, टाइम आपका t था, और स्पीड आपकी सिंपल थी। लेकिन सेकंड केस में क्या हुआ, स्पीड कम हो गई 200 से, तो स्पीड अब आपकी जो नहीं हो गई वो 200 कम हो गई, तो टाइम बढ़ गया आपका 30 मिनट। 30 मिनट मतलब इसको आवर्स में बदलो तो 0.5 मिनट्स का आपका 0.5 का आर का आपका टाइम बढ़ गया। तो केस 1 में आपका डिस्टेंस 600, स्पीड s1, टाइम t। और जब आपका केस 2 आया
तो उसमें डिस्टेंस तो सेम, भाई डिस्टेंस उसको सेम कवर करना है, बट अभी स्पीड में क्या असर पड़ा है, जो नई स्पीड आई है उसकी बेटा, वो जो नई स्पीड आई वो 200 से कम हो गई पहली वाली से। पहले वो तो तेज स्पीड में चल रहा था, लेकिन जब वेदर खराब हुआ तो स्पीड उसे कम करनी पड़ी। कितनी कम करनी पड़ी, 200। पर यहाँ पर स्पीड सिर्फ 200, स्पीड के फॉर्म में आपने एक इक्वेशन बना ली। अब थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, गिवन तो आपको डिस्टेंस और टाइम है, तो स्पीड को भी डिस्टेंस और टाइम में आपको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड 1 में डिस्टेंस 1 600, और टाइम की जगह टाइम को एक्स लेट कर लो, क्योंकि टाइम आपको निकालना है, ड्यूरेशन कितना देर लगी उसे अब पहुंचने में, वो हम कहाँ निकालना है हमारे क्यूटीज। फिर द डिस्टेंस, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा भाई, वो स्पीड कम होगी, टाइम बढ़ गया, दैट डजंट मीन कि डिस्टेंस चेंज हो गया, इसको जगह उसी जगह तक पहुंचना है, जगह चेंज नहीं हुई है। तो टाइम आपका x प्लस, क्योंकि पहले हमने टाइम को x माना और हमारा कितना टाइम बढ़ा, 30 मिनट था, 30 को हमने आवर्स में बदला तो 0.5 आवर हो गया। तो भाई ये तो अपना ही क्या बन गई, अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही जो इंसानों वाले फॉर्म में नहीं है, तो पहले से इंसानों वाले फॉर्म में लाएंगे। पहले 600 वाली टर्म एक तरफ और 200 उधर जाएगा, 600 कॉमन आएगा, और ये इससे कट के सीधा सीधा मुझे इधर 3 मिल जाएगा। अगर आप देखेंगे तो कुछ मुझे ऐसा मिलेगा, देखिए, और यहाँ आपका x और x प्लस 0.5 बच जाएगा। जब अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पे 7वीं क्लास के बच्चे का टॉपिक आ गया, अब यहाँ से बेसिक मैथ्स चालू हुई है, 3 अंदर जाके मल्टीप्लाई हुआ आपका, ठीक है भाई, इधर भी 3 मल्टीप्लाई हुआ। अब यहाँ पे एलसीएम लिया, x इंटू एक्स प्लस 0.5, ऊपर x को x प्लस 0.5 बोला, मैं तो नहीं था जाऊंगा, और 3 को x बोला, मैं तो नहीं था जाऊंगा। भाई सीधा एलसीएम का सिंपल टेक्निक, ऊपर कद्दू कटेगा सब में बटेगा करके सॉल्व करा तो 1.5 बचा, और ये भाई साहब जी कैंची गुणा होके क्रॉस मल्टीप्लाई होके 1 के पास जाके मल्टीप्लाई हुआ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 0.5x बचा। सारी भीड़ को एक तरफ ले आओ, 2x स्क्वायर x माइनस 3 करके मेरे पास मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई, जिसे सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं, एक वैसे तो 3 है, कोर्स में आपके दो हैं, एक श्रीधराचार्य फॉर्मूला और एक स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मैं बता दूं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पे जितनी अच्छी जिस बच्चे की कमांड है उसको आगे किसी भी चैप्टर में दिक्कत नहीं आएगी। ट्रिग्नोमेट्री, एपी, छोटे से छोटे चैप्टर में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म काम आ रही है, तो इस पे कमांड जरूर रखनी है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करी, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किस पर होती है, 2 जोड़ों के ब्याह पर। भाई हम 2 जोड़े उठाएंगे, उनका ब्याह रचाएंगे। अरे कैसन टीचर जी, आपको कैसे भी करके प्लस का x चाहिए और 2 3 माइनस का 6 चाहिए, तो मुझे माइनस का 6 चाहिए मल्टीप्लाई करके, तो मुझे 2 नंबर 2 3 6 मिल गए, तो 2x और 3x मुझे 2 जोड़े मिल गए। अब इन जोड़ों का ब्याह रचाने से पहले साइन देखेंगे, मुझे प्लस का x चाहिए तो प्लस का 3 माइनस का 2 ले लेंगे, जो चाहिए जिस साइन में उसमें बड़े वाले को साइन दे दो। अब मुझे जोड़े मिल गए, इन जोड़ों को लिख के ब्याह रचा दो। इससे मेरे को, मैंने जब कॉमन वॉमन पूरा निकाला तो मुझे x की 2 वैल्यू मिली, एक -3/2, एक 1। स्पीड कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, तो x की वैल्यू 1, सॉरी टाइम कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो टाइम हमें 1 आवर की ड्यूरेशन हमें मिल गई, और 1 आवर में वो पहुंच जाएगा। ये तो आपका सेकंड क्वेश्चन था। अब अगर मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करूं, तो थर्ड क्वेश्चन आपका किस पर है, इन अ वर्कशॉप। पहले क्वेश्चन रीड करो, पहले क्वेश्चन समझो, उसे ऑब्जर्व करो, एनालाइज करो, देखो सबसे पहले कौन से चैप्टर का है, फिर उस चैप्टर में से उसका कौन सा कंसेप्ट लग रहा है, क्योंकि कंसेप्ट दिमाग में आएंगे, उसके बाद उसका लेआउट बनाओ और सॉल्व करो। ये आपकी तरीका होना चाहिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो एसएसटी हो, ठीक है भाई। इन अ वर्कशॉप द नंबर ऑफ टीचर्स ऑफ इंग्लिश, भाई एक वर्कशॉप थी, वर्कशॉप टीचर्स की थी। भाई बच्चों को पढ़ाने से पहले टीचर्स को भी ट्रेनिंग दी जाती है, तो भाई टीचर्स की ऐसी एक वर्कशॉप रखी गई थी छोटी सी सीबीएसई द्वारा, और उसमें अंग्रेजी के टीचर कितने थे, 36 थे, हिंदी के कितने थे भाई 60 थे, और साइंस के 84 टीचर्स थे रिस्पेक्टिवली। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड, क्या बोला, कितने कम से कम नंबर इन टीचर्स के लिए लगेंगे, क्योंकि भाई जगह की दिक्कत थी, तो कम से कम रूम में इन सारे टीचर्स को बिठाना था, जिससे हमारी रूम की ऑक्यूपेंसी कम से कम हो। इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ टीचर्स हैज टू बी सीटेड इन ऑल ऑफ देम। अब देखो सेम वर्ड मतलब एलसीएम एचसीएफ की तरफ करता है। अब मिनिमम वर्ड्स देखते ही बच्चे को एक ट्रिक याद कराई जाती है, बेटा मिनिमम देखते तो क्या करियो, एलसीएम निकाल दियो, और मिनिमम वर्ड और सेम वर्ड देखते बच्चा क्या करेगा, बच्चा एलसीएम निकाल देगा। फिर टीचर आएंगे, फिर टीचर उसे 0 दे देंगे, फिर बच्चा घर जाके रोएगा और टीचर को बोलेगा कि मेरे को था भाई टीचर ने पढ़ाया नहीं अच्छा, ऐसा वैसा। अब सुनो, ध्यान से सुनो, इधर कंसेप्ट सुनो, मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स चाहिए, और है तो टीचर, हमें नंबर ऑफ टीचर्स गिवन है और हमें रूम की बात हो रही है यहाँ पे। अब कम से कम रूम चाहिए होने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा टीचर्स उनमें बिठाने पड़ेंगे। कंसेप्ट समझो, हमें कम रूम चाहिए, उसके लिए हमें उनमें ज्यादा से ज्यादा टीचर्स ठूसने पड़ेंगे, सीधी बात, नो बकवास, उनके पास जगह नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा मतलब मैक्सिमम टीचर्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो ये नंबर ऑफ टीचर्स है, इनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर्स निकलेंगे जो इन रूम में बैठ सकते हैं। मैक्सिमम नंबर, इनका हाईएस्ट फैक्टर की बात हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे एलसीएम नहीं,
यहाँ पे HCF निकलेगा। तो इसका मतलब फॉर मिनिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर्स हमें किस रूम में बैठ सकते हैं वो निकालना है। तो HCF निकलेगा 36, 64, 84 का। क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 60 का 2 इंटू 2, 3 इंटू 5, और 84 का 2 इंटू 2, 3 इंटू 7 हो जाएगा। जब मैंने ऐसे 2 तीनों में कॉमन, 2 तीनों में कॉमन, 3 तीनों में कॉमन, बाकी तो इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज 12 HCF आ गया। इसका मतलब 12 जो टीचर्स है वो एक रूम में मैक्सिमम 12 टीचर्स बैठ सकते हैं। पर यहाँ कितने रूम की बात हुई, एक। हमें क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ रूम्स निकालने हैं। अब जब कभी भी नंबर निकालना होता है, कभी भी नंबर, कभी भी आपको कोई चैप्टर दे दे, कभी भी हाउ मेनी पूछ ले या नंबर ऑफ रूम्स पूछ ले, नंबर ऑफ कुछ भी पूछ ले, तो हमेशा डिवाइड होगा, हमेशा टोटल में से छोटा, बड़े वाले को छोटे वाले से। अगर आपको बोल दिए ये बॉक्स ने, इस बॉक्स में कितने बॉक्स आ सकते हैं, वॉल्यूम का क्वेश्चन आ जाए, सरफेस एरिया का भी क्वेश्चन आ जाए, हमेशा बड़े वाले को छोटे वाले से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ रूम्स करना है तो बड़ा वाला मतलब टोटल टीचर्स को, एक रूम में कितने टीचर आ सकते हैं उनसे डिवाइड करना है। टोटल टीचर्स कितने थे, 36, 60 प्लस 84 को प्लस करा और डिवाइड बाय 12 करा तो 15। इसका मतलब नंबर ऑफ मिनिमम से मिनिमम। अब आप बोलोगे ज्यादा से ज्यादा तो एक टीचर को एक रूम में बिठा दूं मैं, तो मेरे 180 रूम ऑक्यूपाई हो जाएंगे। मुझे कम से कम रूम ऑक्यूपाई करने जिससे 180 टीचर्स आराम से बैठ भी पाए और सेम नंबर ऑफ टीचर्स बैठे, सब में सेम नंबर ऑफ टीचर्स बैठे। ऐसा नहीं किसी में 12 बैठ रहे, किसी में 13 बैठ रहे, सब में 12 बैठेंगे तो 15 रूम मेरे ऑक्यूपाई होंगे। आप देख लीजिएगा, इसका आंसर यही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये आपका कौन से चैप्टर का था, रियल नंबर्स का क्वेश्चन था। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अब एक क्वेश्चन आपका ट्राइंगल्स चैप्टर का आ गया। अरे APDQ ट्राइंगल देख समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा, इफ AP एंड DQ आर मीडियन। अब कभी भी आपको किसी भी चीज में कुछ चीज गिवन होती है ना, तो वो गिवन, इसका मतलब आपको ब्रह्मास्त्र दे दिया बेटा। वो गिवन मतलब अपने आप में बहुत बड़ी चीज दे दी है उन्होंने। गिवन का ही सारा काम है। बोला है 2 ट्राइंगल है, एक काम करते हैं ट्राइंगल्स बना लेते हैं। एक ट्राइंगल ABC, एक DEF है, उसमें से बोला है जो AP एंड DQ है वो क्या है, इन ट्राइंगल्स की मीडियन है। अब मीडियन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो 10वीं क्लास के बच्चे को अगर मीडियन का मीनिंग नहीं पता तो बेटा चुल्लू पर पानी में लाके दूंगी, तुम मत डूबना, मैं तुम्हें पढ़ा दूंगी, कोई बात नहीं, तो डूबने वूबने की जरूरत नहीं। इधर देखो बहुत ध्यान से भाई, देखो AP और DQ मीडियन का मतलब होता है, पहले तो मीडियन और एल्टीट्यूड में डिफरेंस पता करना। नहीं पता तो इसका एक अलग से वीडियो लेक्चर भी हम ले आएंगे। बेसिक तो क्लियर करना हमारी जिम्मेदारी है ही बेटा। अब APDQ मीडियन मतलब मीडियन जो किसी ट्राइंगल को इक्वल पार्ट्स में तो बांट ही रही, इक्वल एरियाज में, साथ साथ में जिस लाइन पर वो गिर रही है उसको भी इक्वल पार्ट्स में बांटती है, दैट इज कॉल्ड मीडियन। ये मीडियन की बेसिक डेफिनेशन होती है। अब और मीडियन हमेशा ट्राइंगल के अंदर लाया करती है, ठीक है भाई। और बोला है इन्होंने ट्राइंगल ABC पूरा और DEF एक दूसरे के सिमिलर है। अब बेटा बहुत बड़ी बात दे दी सिमिलर होना, मतलब इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी तीनों, उनका रेशियो और सारे एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दूसरे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की इक्वल होंगे। 6 चीजें इक्वल होंगी आपके सामने। आगे बढ़ते हैं। बोला क्या है, प्रूफ दैट, प्रूफ देखना, प्रूफ क्या है, प्रूफ बोला है AB अपॉन DE एंड क्या बोला है, AB अपॉन DE एंड AP अपॉन DQ को आपको इक्वल प्रूव करना है। अब AP अपॉन DE तो ले आएंगे हम, ये AP और DQ तो इस ट्राइंगल का पार्ट है। ये कैसे करेंगे, उल्टा चलो। जब कभी भी ज्योमेट्री के किसी क्वेश्चन में अटको तो पहला तो उसमें लेआउट बनाओ और दूसरा उल्टा चलो, जितना उल्टा चल सकते हो पीछे से चलो। अब आपको सीन में AP और DQ चाहिए कैसे भी करके मेरे बच्चों, तो कुछ मत करो, ये 2 छोटे ट्राइंगल्स उठाओ और इन्हें सिमिलर कर दो और बाय CPST ये रेशियोज इक्वल कर दो। अब सिमिलर कैसन करें, तो सिमिलर करने के लिए हम इन 2 छोटे ट्राइंगल्स के बजाय इन बड़े ट्राइंगल्स का यूज करेंगे पहले, और इनकी हेल्प से इन छोटे ट्राइंगल्स को क्या करेंगे बेटा, इन छोटे ट्राइंगल्स को सिमिलर करेंगे। दिस वाज द लेआउट। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, सबसे पहले गिवन टू प्रूफ लिख दे रिप्रेजेंट, सबसे पहले मैं लिखूंगी इन ट्राइंगल ABC एंड DEF ये मुझे सिमिलर गिवन है, तो अपने आप एंगल B और E भी तो इक्वल होगा, इक्वल होगा। जब सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, मतलब BE के इक्वल होगा, और अपने आप AB और DE एंड BC और EF का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। और यहीं पे अगर मैं BC और EF का आधा आधा कर दूं, कैसे आधा करने का आपको, मैम आपको आधा करने का राइट किसने दिया, टीचर जी आपके हम अंतर्यामी है। अरे आधा करने का राइट इन्होंने दिया। AP और DQ मीडियन है, मीडियन है मतलब इसको इक्वल इक्वल पार्ट में बांट रहे तो हाफ हाफ हो गए। इसका मतलब हाफ ऑफ BC किसके इक्वल हो गया, BP के, और हाफ ऑफ EF किसके इक्वल हो गया, EQ के। तो मेरे पास ये भी चीज आ गई। अब ये चीज को मैं ये छोटे छोटे ट्राइंगल्स में यूज कर सकती हूँ ना एज अ वन थिंग। तो भाई देखिए इसका मतलब अब AB अपॉन DE एंड BP अपॉन EQ तो इक्वल हो गया।
और बी और ई, बी हमें पहले यहाँ से गिवन था, वो भी इक्वल हो गया। अब आपके पास दो चीजें, तीन चीजें आ गई, तो साइड एंगल साइड से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो बाय सीपीएसटी बचे हुए कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी तो इक्वल हो गया हमारे क्यूटीज हैं, हमारे वीडियो लोगो। तो अपने आप ए बी अपॉन डी ई एंड ए पी अपॉन डी क्यू भी इक्वल हो गया। अब बात करते हैं आखिरी आज के पांचवें क्वेश्चन की। बहुत सिंपल सटीक क्वेश्चन है। इफ द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है, साफ दिख रहा है, और जीरो वर्ड आ गया, अल्फा बीटा आना है, सम ऑफ द पॉलिनोमियल्स, प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, कुछ ऐसा कंसेप्ट आना है ही, और तो कोई है ही नहीं इसमें कंसेप्ट। इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर, एक पॉलिनोमियल सीन में आपके एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, और एक और पॉलिनोमियल है आपका 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। अब आपको इसमें क्या बोला है, इसमें से जो ये ऊपर वाला है इसके जो जीरोस है वो डबल है इसके, मतलब अगर इसके अल्फा है तो इसके 2 अल्फा है, इसके बीटा है तो इसके 2 बीटा है। हाँ जी भाई, जीरो से जीरो क्या होते हैं, अल्फा बीटा ही होते हैं। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले ऊपर वाले के सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकालेंगे, फिर नीचे वाले के सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकालेंगे, आगे पीछे सॉल्व करेंगे और पी और क्यू की वैल्यू हाथ में आ जाएगी। तो सबसे पहले ऊपर वाला पॉलिनोमियल उठाएंगे, पी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, दैट इज माइनस पी अपॉन 1। तो माइनस पी तो सम ऑफ द जीरोस आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस के लिए सी अपॉन ए करेंगे इसी इक्वेशन में। सी कितना है आपका, क्यू, ए आपका 1 है, तो लो भाई क्यू आ गया। अब आप दूसरी इक्वेशन उठाएंगे, अब आप ये वाली इक्वेशन उठाएंगे, कौन सी भाई, ये वाली इक्वेशन। इसके लिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसमें अल्फा प्लस बीटा, वही सम ऑफ द जीरोस, इसमें हमने सम ऑफ द जीरोस को यूज करा भी बताऊंगी। इधर अल्फा प्लस बीटा ले लेंगे, माइनस बी अपॉन ए, माइनस माइनस 5 दैट इज 5, और ए आपका क्या है 2 है, तो 5 अपॉन 2 आ गया, और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस माइनस 3 अपॉन 2 आ गए। अब आपको ये चीज पता है कि जो इसके और इनके जो जीरोस है उनमें क्या मेल मिलाप है, कि जो इसका अल्फा है वो इसके 2 अल्फा के इक्वल है ना भाई। तो इसका मतलब इसका जो अल्फा है वो इसके 2 अल्फा के, इसकी जगह, तो इसकी जगह में 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा 2 बीटा यूज कर सकती हूँ, क्योंकि इधर ये सम ऑफ द जीरोस क्या है इसके अकॉर्डिंग 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, इधर भी 2 अल्फा इंटू 2 बीटा जो कि क्यू के इक्वल है। तो 2 अल्फा प्लस बीटा में 2 कॉमन आया तो अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो यहाँ पे 5/2 थी, यहाँ डाली तो पी की वैल्यू -5 आ गई, है ना भाई, -5 आ गई। ऐसे अल्फा 2 अल्फा इंटू 2 बीटा की वैल्यू क्यू थी, तो 4 अल्फा बीटा दैट इज अल्फा बीटा की वैल्यू -3/2 थी, काटापीटी करके क्यू की वैल्यू -6 आ गई। सिंपल सटीक, सिर्फ कंसेप्ट। इस बच्चे को क्वेश्चन समझ में नहीं आया, उसके हाथ से क्वेश्चन गया। और ये तो आपका था 5 क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन अगर होमवर्क में कर लोगे तो कछु बिगड़ेगा नहीं। इसका होमवर्क का आंसर इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे। एंड दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। मैंने एक क्वेश्चन, चाहे ज्यादा लंबी वीडियो बनी हो, डजंट केयर अबाउट दैट, बट अगर आपको अच्छे समझ में आया हो, मतलब समझ में तो आया होगा, स्टिल अगर कोई डाउट हो तो यू कैन एनी टाइम रीच आउट टू अस इन द कमेंट सेक्शन। इसी जो पीछे होमवर्क दिया है ये करना है कॉपी में सॉल्व। होमवर्क क्या है, पहले 5 क्वेश्चन है वापस सॉल्व करना अपनी कॉपी में, उसके बाद ये 6वां क्वेश्चन करना। ये 6 क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हो गए हैं, साथ साथ प्रैक्टिस अपनी करते रहना। और टिप्स एंड ट्रिक्स एंड स्ट्रैटेजीज के लिए आपके लिए वीडियोस, लेक्चर्स धीरे धीरे आपके लिए लाइव भी स्टार्ट करेंगे, सब आते रहेंगे। हैव अ नाइस डे, चक दे पट्टे, जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।